डीएनए में क्या क्या हो गया था मुझे एक बार बता देना, लास्ट नोट एक जस्ट। ठीक है। नहीं होगा, नेट नहीं है, रिकॉर्डिंग ही कर दो उसको। ठीक है, ओके। सो कल डीएनए हमने पढ़ा था, डीएनए में 2-3 चीजें और बाकी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बेसिक रेशियो होता है डीएनए के लिए, बेसिक रेशियो ऑफ डीएनए ये होता है ए प्लस टी डिवाइडेड बाई जी प्लस सी, इसको आप बेसिक रेशियो बोलते हैं। तो आप बेसिक रेशियो ऑफ डीएनए लिख लीजिए, ए प्लस टी डिवाइडेड बाई जी प्लस सी, इसको अपन कंसिडर करते हैं बेसिक रेशियो। तो बेसिक रेशियो ऑफ डीएनए जब भी पूछे तो हमें ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी को मेंशन करना है। इसमें 4 ऑप्शन ऐसे ही आएंगे आपको, ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी। तो आपको याद रखना है ए को किसके साथ रखना है, टी के साथ, जिसके साथ वो अटैच्ड होता है, और उसके रेशियो को बनाना है। और इसका जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर वन स्पीसीज। किसी एक स्पीसीज के लिए इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है फॉर वन स्पीसीज। जैसे अगर आप स्पीसीज चेंज करोगे तो फिर वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल में अगर हम हमारे लिए लेके तो हमारे लिए ये 1.26 टू 1.56 होता है, लेकिन 1.26 ही हम कंसिडर करते हैं ज़्यादातर। ई कोलाई उसके अंदर ये 0.96 होता है। हमें याद रखना है यूकैरियोट में, अगर यूकैरियोटिक डीएनए की हम बात करें तो मोर देन 1 वैल्यू हमेशा मोर देन 1 मिलेगी आपको। और अगर आप प्रोकैरियोट के लिए बात करोगे तो प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर ये हमेशा लेस देन 1 होता है, लेस देन 1, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए में ना ए प्लस टी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू जी प्लस सी, और यहाँ पर ए प्लस टी की कंपेयरली जी प्लस सी ज़्यादा होते हैं। तो अगर जी प्लस सी ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी प्रोकैरियोट में। तो याद रखना है यूकैरियोट के लिए बेसिक रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, जैसे हमारे लिए 1.26 है। और प्रोकैरियोटिक डीएनए के लिए हमेशा 1 से कम होगा, जैसे ई कोलाई के लिए 0.96 है, क्योंकि ई कोलाई एक बैक्टीरिया है तो उसमें तो कम ही होगा। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है यूकैरियोटिक डीएनए से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए का, क्योंकि उनके पास जी प्लस सी का अमाउंट ए प्लस टी से ज्यादा होता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये डिपेंड करते हैं जी और सी पर। इससे हमेशा ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक डीएनए का बॉइलिंग पॉइंट हमारे डीएनए से ज्यादा होगा। जिसमें जी प्लस सी ज्यादा होगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा। आप खुद सोचो, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ए और प्लस
ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर G प्लस ज्यादा है ना तो ट्रिपल बॉन्ड के नंबर ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल है। अगर A प्लस टी ज्यादा है तो वहां पर डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे, और G प्लस ज्यादा है तो वहां ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होंगे। तो G प्लस C में बॉन्ड नंबर बढ़ जाते हैं, स्टेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है कंपेयर टू इसके। और प्रोकैरियोट में G प्लस C ज्यादा होते हैं, इसलिए प्रोकैरियोट का बॉइलिंग पॉइंट है ना यूकैरियोटिक डीएनए से ज्यादा होगा हमेशा। तो ये भी चीज आप मेंशन करना है इसमें, ठीक है। ओके, एक 4 ग्राफ रूल होता है, उसको लास्ट पढ़ाएंगे, फिर डीएनए को यहीं तक डीएनए को अपन रखेंगे। ये हो गया सबका? हाँ, प्रोकैरियोटिक डीएनए हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन यूकैरियोटिक डीएनए। मतलब प्रोकैरियोट का जो डीएनए है उसका बॉइलिंग पॉइंट यूकैरियोटिक डीएनए से ज्यादा होता है, क्योंकि वहां G प्लस C के नंबर ज्यादा होते हैं इसलिए, ठीक है। डीएनए के लिए एक रूल है 4 गाफ रूल, उसको अपन पढ़ते हैं फिर इससे आगे बढ़ जाएंगे। 4 गाफ रूल, और ये 4 गाफ रूल डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए के लिए ही होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। और 4 गाफ रूल क्या बोलता है कि नंबर ऑफ प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडिन। तो नंबर ऑफ पिरिमिडिन के इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्यूरिन, मीन्स A प्लस G हमेशा T प्लस C के बराबर होंगे डीएनए के अंदर। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ T, वैसे नंबर ऑफ G इक्वल टू नंबर ऑफ C। लाइक जैसे क्वेश्चन है, इफ A 41% इन डीएनए, in DNA, then find out percentage of G। तो बड़ा इजी है, A अगर 41% है तो T भी कितना होगा 41%। सो दोनों 82% हो गए। अब हमारे पास 18% बाकी है, क्योंकि 100% होता है टोटल। इसको G और C में आपको इक्वल डिवाइड करना है। सो 9% G एंड 9% C, तो आराम से आंसर आ जाएगा। चारगाफ रूल लीनियर डीएनए के लिए अप्लाई होता है। सो नंबर ऑफ प्यूरिन इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडिन। A इक्वल टू टी होता है, A दे दिया तो T अपने आप आ गया। ओवरऑल 82% आ गए, जो बाकी 18 बच गए उसको G और C में इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज G हमेशा C के बराबर ही होता है। तो जब आपने इसको इक्वल डिवाइड किया तो 99% आ गया दोनों। अगर कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, बट न्यूमेरिकल्स आए नहीं है कभी तो कम ही चांसेस है। 100 में से 82 हटा दो, क्योंकि 82 तो ऑलरेडी हो गया, अब 18 ही बाकी है, तो 18 को फिर डिवाइड कर दो GOC में, ठीक है। चलो डीएनए के बाद हम चलेंगे आरएनए के पास। ये फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड था हमारा डीएनए, सेकंड न्यूक्लिक एसिड आरएनए। इट इज अ होमोपोलीमर, ये भी होमोपोलीमर है उसी की तरह। इट इज अ होमोपोलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। वो किसका था? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, और ये है राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? फॉस्फेट होता है, राइबो शुगर होती है, वहां डीऑक्सी राइबो शुगर थी। और N2 बेस हो सकते हैं, A हो सकता है, G, U या C, इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन T नहीं रहेगा, क्योंकि T डीएनए के अंदर होता है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
और ये जो बनेगा इसी को आप बोलेंगे आरएनए। आरएनए की डायरेक्शन 5' होती है। ये सब न्यूक्लियोटाइड है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। राइट तो अपन लिख सकते हैं आरएनए हैव ओनली वन स्ट्रैंड, only one strand of nucleotides. Only one strand of nucleotide. डीएनए के पास डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सो आरएनए के पास केवल एक ही स्टैंड है न्यूक्लियोटाइड्स की। सो आरएनए हैव ओनली वन स्टैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आरएनए का डायरेक्शन हमेशा 5' ही रहेगा। तो बॉन्ड तो यहाँ भी वही रहेगा, फॉस्फोडाइस्टर, बस न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएंगे। वहाँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड था, यहाँ राइबोन्यूक्लियोटाइड है। वहाँ डबल चेन थी, यहाँ सिंगल चेन है। ठीक है। अब आरएनए को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आरएनए दो टाइप के होते हैं। वन इज जेनेटिकल आरएनए, अदर इज नॉन जेनेटिकल आरएनए। जेनेटिकल आरएनए तो अपन लिखेंगे इन फ्यू वायरस आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरस ही अब बचे हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। लाइक एग्जांपल टोबैको मोजेक वायरस, रिट्रो वायरस, कोरोना वायरस, ये सब वो वायरस है जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। आरएनए अदरवाइज अब जेनेटिक मटेरियल रहा नहीं है, वो सब नॉन जेनेटिकल आरएनए रहा है। हमारे अंदर जो आरएनए होता है वो नॉन जेनेटिकल होता है, जो 3 टाइप का होता है। वन इज आरआरएनए, इट्स कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। सेकंड इज टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एंड द लास्ट वन इज एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए को दो पार्ट में डिवाइड करो, जेनेटिकल आरएनए, नॉन जेनेटिकल आरएनए। हमारे अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सपोर्टिंग मटेरियल है, डीएनए की हेल्प करता है बस। लेकिन कुछ वायरस अभी भी ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है। सो आरएनए 2 टाइप, जेनेटिकल आरएनए, नॉन जेनेटिकल आरएनए। कोरोना वायरस लास्ट। यस, ऐसे और भी बहुत सारे वायरस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है। कोरोना वायरस बहुत पुराना है। कोरोना एक जीनस है वायरस का, उसका जो अभी वेरिएंट आए थे वो वेरिएंट्स है। बाकी वायरस तो, ये जीनस तो बहुत पुराना जीनस है, बहुत सारी बुक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ था पहले से, ये कोई जीनस है कोरोना। फिर इसके अंदर वेरिएंट्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स आए थे। ये कौन सा जीनस था अभी आया था? जीनस तो कोरोना ही है, उसके अंदर वेरिएंट्स आए थे। जैसे .GH1 आ रहा है, अभी JH1.1 आ रहा है। पहले कुछ डेल्टा आया था, फिर उसके पहले कुछ और आया था। नाम देते थे WHO, इसको कोई भी वेरिएंट बना देते। मैसेंजर आ रहे हैं, मैसेंजर आ रहे हैं। हाँ, मैसेज देता है। इसके बाद मैसेज होता है प्रोटीन बनाने के लिए, और ये मैसेज इसके पास आता है डीएनए से। देखिए, पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन को ऑफस्प्रिंग के अंदर लेके आता है डीएनए। ये पेरेंटल सेल थी, इसको अगर ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन लेके आएगा डीएनए, तो इंफॉर्मेशन कौन लेके आया, डीएनए, इसलिए जेनेटिक मटेरियल डीएनए। फिर डीएनए आकर अपनी इंफॉर्मेशन देगा एमआरएनए को, फिर एमआरएनए इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाएगा प्रोटीन।
प्रोटीन का मतलब एंजाइम, हार्मोन और बहुत सारी चीजें। तो ये जो इंफॉर्मेशन लेके आता है ना वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सब सपोर्टिंग है इसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, उसको पहले एमआरएनए बनाना पड़ता है, फिर वो प्रोटीन बनाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बोलते हैं, वो आगे पढ़ोगे आप लोग, अभी तो नहीं आएगा, बाद में। हाँ वही उसी पर बात कर रहे हैं अभी। सबसे पहले हेडिंग लो आरआरएनए, जो पूछ सकते हैं वो सब लिखवा देता हूँ। फर्स्ट हेडिंग आरआरएनए। आरआरएनए के कुछ 4-5 पॉइंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अपन लिखेंगे। आरआरएनए में लिखो फर्स्ट पॉइंट 60-65% ऑफ टोटल आरएनए, 60-65% ऑफ टोटल आरएनए, 60-65% ऑफ टोटल आरएनए, ऑफ टोटल आरएनए। वन सेकंड पॉइंट, इट इज लार्जेस्ट आरएनए। अगर मैं तीनों में कंपेयर करूं तो ये लार्जेस्ट है, इट इज अ लार्जेस्ट आरएनए, लार्जेस्ट आरएनए। थर्ड पॉइंट, इट इज अ मोस्ट स्टेबल आरएनए, इट इज अ मोस्ट स्टेबल आरएनए, मोस्ट स्टेबल आरएनए। देखिए आरएनए वैसे तो स्टेबल नहीं होता है, पर तीनों आरएनए में अगर कंपेयर करें तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। फोर्थ पॉइंट, इट फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोलस, इट फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलती है, डेंस बॉडी टाइप स्ट्रक्चर, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ये बनाती है आरआरएनए को। सो आरआरएनए किससे बनता है? न्यूक्लियोलस से। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, इट फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोलस। फोर्थ पॉइंट, इट फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोलस। ओके, लास्ट पॉइंट, फंक्शन क्या है तो लिखो, इट लीड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, इट लीड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, इट लीड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, लीड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, इट लीड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। क्या बनाता है ये? राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम एक्चुअल में क्या होता है? राइबोसोम बनता कैसे? आरआरएनए प्लस 80 टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन। तो 80 टाइप ऑफ प्रोटीन जब आरआरएनए से मिलता है तब राइबोसोम बनता है। अब बहुत सारे टाइप के आरआरएनए होते हैं। आरआरएनए 23S भी होता है, 5S, 16S और 28S होता है, 5.8S होता है, 5S होता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, और एक होता है 18S। ये जो आप देख रहे हैं 23 और 5, ये दोनों मिलकर बनाते हैं 50S यूनिट, राइट। और 16S जो है वो बनाता है 30S यूनिट, 50 एंड 30। इधर चलें, ये तीनों मिलकर बनाते हैं 60S यूनिट, और ये बनाता है 40S, राइट। अब आपको बताइए जब ये दोनों अटैच्ड हो जाती है ना मैग्नीशियम आयन से, तो फिर इसको आप बोलते हैं 70S राइबोसोम। ये मिलता है प्रोकैरियोट में, 50 + 30 70। ये वेट नहीं है, ये डेंसिटी है, तो अपन को अटैच नहीं करना है इनको ना, ये डेंसिटी के बेसिस पे देते हैं। और ये दोनों जब मैग्नीशियम आयन से अटैच्ड हो जाते हैं तो फिर ये बनता है 80S राइबोसोम, जो यूकैरियोट में मिलता है। तो ये राइबोसोम बनाने में आरआरएनए इन्वॉल्व होता है। बहुत टाइप के आरआरएनए होते हैं, जैसे ये 3 टाइप के आरआरएनए प्रोकैरियोट के, और वो 4 टाइप के आरआरएनए यूकैरियोट के। ये भी नोट कर लीजिए नीचे। सेवेंटीज राइबोसोम किस किस में मिलता है? एग्जाम्पल्स बताना। एक तो प्रोकैरियोट, यस, और यूकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और ये साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम होते हैं यूकैरियोट के, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम इन यूकैरियोट, उनमें होता है 80S। प्रोकैरियोट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनका राइबोसोम 70S होता है। और जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होते हैं यूकैरियोट के अंदर, वो सब 80S होते हैं। राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है मैग्नीशियम, Mg+2। अगर आप में मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी होगा तो राइबोसोम स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है, जिससे प्रोटीन नहीं बनता।
तो मैग्नीशियम नहीं लेने से आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। चाहे आप कितना भी प्रोटीन खाइए, लेकिन अगर आप में मैग्नीशियम नहीं है तो आप प्रोटीन बना भी नहीं पाओगे आगे। मैग्नीशियम का स्रोत क्या है? बहुत सारे, जैसे सीड्स बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, पंपकिन सीड्स है, ये सब। बनाना भी ठीक है, पोटेशियम ज़्यादा होता है बनाने में से। डेट पाम और आयरन के लिए देखो मिनरल्स होते हैं, लेकिन एक मिनरल सबसे ज़्यादा होता है तो अलग अलग सोर्स है। बाकी मिनरल तो मैग्नीशियम आपको डेट पाम से भी मिल जाएगा, सीड में ज़्यादा होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट में जो 23S RRN है ना, ये एक एंजाइम की तरह बिहेव करता है। इसको आप बोलते हो राइबोजाइम। और ये प्रोकैरियोट में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। ये मैं एक स्टार लगा के लिखवाऊंगा, अभी लिख लेना आप, पहले ये नोट कर लो। ये हो गया सबका? इन यूकैरियोटिक। ओके, लिखो नीचे एक स्टार लगा के। 23S RRNA, 23S RRNA is a ribozyme. 23S RRNA is a ribozyme, ब्रैकेट में एंजाइम। राइबोजाइम ब्रैकेट में लिखना एंजाइम, ठीक है। 23S RRNA is a ribozyme, राइबोजाइम। देखो ये क्यों मैंने ऐसे लिखा है, क्योंकि जितने भी एंजाइम है ना वो सब प्रोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं? द कंपोजिशन ऑफ ऑल एंजाइम इज प्रोटीन। बट अगर कोई आरएनए एंजाइम की तरह बिहेव करे तो उसको अपन एंजाइम वर्ड नहीं देते हैं, फिर क्या वर्ड देते हैं? राइबोजाइम। है तो एंजाइम ही, और उसको नया वर्ड दे दिया। इफ एनी आरएनए एक्ट एज ए एंजाइम इज कॉल्ड राइबोजाइम। तो इसलिए मैंने बोला कि मैक्सिमम प्रोटीन 99% प्रोटीन, 99% एंजाइम किससे बनते हैं? प्रोटीन से। लेकिन राइबोजाइम ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन से नहीं बनते हैं, वो किससे बनते हैं? आरएनए से। जैसे वो ये था, तो आपने कहा 23S RRNA इज अ राइबोजाइम। कुछ नहीं लिखना, या एंजाइम लिख सकते हो चाहो तो, क्योंकि मैं एंजाइम पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा मैं वैसे। तो 23S RRNA इज अ राइबोजाइम दैट इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोकैरियोट। लिखो, दैट इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, that induce formation of peptide bond in prokaryote. Formation of peptide bond in prokaryote. Formation of peptide bond in prokaryote. Peptide bond in prokaryote. Okay? चलिए, ये हमने RRNA के लिए पढ़ा है। नेक्स्ट tRNA, ट्रांसफर RNA। स्ट्रक्चर जो पूछते हैं वो tRNA के लिए पूछते हैं, बाकी के लिए नहीं। tRNA tRNA में पहला पॉइंट, 25 to 30% ऑफ टोटल RNA। 25 to 30%, 30% ऑफ टोटल RNA, ऑफ टोटल RNA। नेक्स्ट पॉइंट, it is the smallest and soluble RNA. It is the smallest and soluble RNA. It is the smallest and soluble RNA. Smallest and soluble RNA. ये सबसे छोटा है, इवन वाटर के अंदर soluble भी है। That's why it also known as sRNA. That's why it also known as sRNA. It also known as sRNA. S represent short और soluble, इसलिए इसको S बोल दिया, क्योंकि soluble था और ये shortest था, इसलिए sRNA। नेक्स्ट पॉइंट, It also known as sRNA। S मतलब smallest, S मतलब soluble। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन क्या है? ये अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। लाइक ये राइबोसोम है, इसको प्रोटीन बनाना है। राइबोसोम को प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन किससे मिल गया? mRNA से। mRNA पे कोड होते हैं, तो राइबोसोम इन कोड को रीड करता है और अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन पा लेता है। फिर ये tRNA को बोलता है कि आपको साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड लेके आना है प्रोटीन बनाने के लिए। ये जाता है और अमीनो एसिड को पकड़ के लेके आता है, किसके पास?
राइबोसोम के पास। राइबोसोम अमीनो एसिड को पकड़ के उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है तो अमीनो एसिड की एक चेन मिल जाती है आपको, जिसको आप प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है वो कौन कर रहा है? टीआरएनए। इसलिए इसको ऐसा नाम दिया है ट्रांसफर आरएनए। तो नीचे लिखो फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड, फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, transportation of amino acid for protein synthesis, of amino acid for protein synthesis, for protein synthesis. Okay. एक साइंटिस्ट थे हॉली, इन्होंने इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। सो अकॉर्डिंग टू हॉली, in 2D it look like clover leaf, एक प्लांट है क्लोवर, उसकी लीफ जैसा दिखाई देता है। इन 3D एल शेप। तो लिखो अकॉर्डिंग टू हॉली, अकॉर्डिंग टू हॉली फिर लिख लो ये, इन 2D इट लुक लाइक क्लोवर लीफ, इन 2D इट लुक लाइक क्लोवर लीफ, इट लुक लाइक, मेथी की पत्ती जैसा। हाँ अभी पता चलेगा, रुको मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुको, उसके स्ट्रक्चर भी बनाना है मुझे। लुक लाइक अ क्लोवर लीफ एंड इन 3D एल शेप। तो 3D में देखोगे तो एल जैसा दिखाई देगा और 2D में देखोगे तो क्लोवर लीफ जैसा दिखाई देगा। क्लोवर लीफ कुछ इस तरह का दिखता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह का होता है, तो इसको क्लोवर लीफ बोल दिया। देखिए जब आप इसको देखेंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें 4 आर्म्स होते हैं, ये जाके अमीनो एसिड को लेके आता है। ये 3 डैश 5 डैश होता है, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज साइट, जहां पर एंटी कोड होते हैं जो अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करते हैं, एंटी कोडोन। और ये वाली साइट है, इसको बोलते हैं अटैचमेंट साइट, ये आगे राइबोसोम से अटैच होती है। इतना डिटेल में नहीं आता पर फिर भी लिख लीजिए। इसको बोलते हैं टी साई सी लूप, इसको DHU लूप, और इसको हम एक्टिवेशन साइट भी बोलते हैं, ये अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है, सो एक्टिवेशन साइट बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर साइट, एक्सेप्टर साइट, यहाँ पर अमीनो एसिड को अटैच करता है, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर साइट। यहाँ एक कोड भी होता है ACC, पर वो सब रहने दो, ये एक्स्ट्रा लूप है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है ये एक्चुअल में टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, बना सकते हो। ऐसा आया तो नहीं कभी डिटेल में क्वेश्चन, पर क्या पता पूछ भी ले प्रीपीसी के अकॉर्डिंग, तो आप ही बना लीजिए टीआरएनए। रिकॉग्नाइज साइट, ये रिकॉग्नाइज साइट, रिकॉग्नाइज करता अमीनो एसिड को, इसलिए रिकॉग्नाइज साइट बोलते हैं। यस, टी साई सी लूप। ACC कोड होता है पर वो नहीं लिखना, तो ये जितना है ठीक है। ओके ओके, लास्ट mRNA, mRNA मीन्स मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA। इसमें लिखो 1 to 5% ऑफ टोटल RNA, सबसे मिनिमम होता है ये, 1 to 5% ऑफ टोटल RNA।
1 to 5% of total RNA, 1 to 5% of total RNA. Second point, it formed by DNA. ये डायरेक्टली DNA से बनता है. It formed by DNA in nucleus. It formed by DNA in nucleus. Formed by DNA in nucleus. In nucleus. Okay. Next point. It also known as template strand. It also known as template strand. It also known as template strand. टेम्पलेट स्ट्रैंड. टेम्पलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है ना तो डीएनए में दो स्ट्रैंड होती है, 5' to 3' और 3' to 5'. ट्रांसक्रिप्शन केवल यही स्ट्रैंड करती है, ये नहीं करती. तो जो नहीं करती उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो ट्रांसक्रिप्शन करती है इसका नाम टेम्पलेट स्ट्रैंड होता था. तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की वजह से एमआरएनए बनता है, इसलिए इसको टेम्पलेट आरएनए बोल देते हैं. सॉरी, आपने टेम्पलेट आरएनए लिखा है ना, इट ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट आरएनए. ठीक है, तो आप एक लाइन लिखो नीचे, या फिर इसी को आप कंटिन्यू कर दो. बिकॉज आपका इट ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट आरएनए बिकॉज इट फॉर्म्ड बाय टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. बिकॉज इट फॉर्म्ड बाय टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. नहीं, वापस दोबारा उसमें स्ट्रैंड हटाना है, दोबारा सुन लीजिए. इट ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट आरएनए. इट ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट आरएनए बिकॉज इट फॉर्म्ड बाय template strand of DNA. Because it formed by template strand of DNA. तो DNA का template strand इसको बनाता है, इसलिए इसका नाम template RNA है. Template strand of DNA. Okay. Last point. It have genetic information. It have genetic information for protein synthesis. It have genetic information for protein synthesis. It have genetic information for protein synthesis. Genetic information for protein synthesis. It have genetic information for protein synthesis. इसके पास प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं. ठीक है, ये आपका आरएनए फिनिश हुआ. तो डीएनए और आरएनए दोनों पढ़ लिया, मतलब न्यूक्लिक एसिड हमारा हो गया. हम बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट प्रोटीन लिया था, सेकंड न्यूक्लिक एसिड है, थर्ड कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन. हाइड्रेट ऑफ कार्बन. इट फॉर्म्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है CxH2Y H2OY. इस तरह से लिखना है. एक्स वाई अलग अलग हो सकता है, क्योंकि देखो जब तक आप मोनोसेकेराइड पढ़ते हो तो तब तो अच्छा लगता है कि हम ऐसा लिख दें, लेकिन जब आप सुक्रोज बनाओगे तो क्या होगा. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ माल्टोज का, कि आपने 2 ग्लूकोज अटैच किए, तो जब ये अटैच होते हैं तो इसमें से एक H2O रिमूव होता है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C12H22 एंड ऑक्सीजन 11. तो फॉर्मूला चेंज हुआ तो इसलिए एक्स वाई अलग अलग करेंगे. तो आप जनरल फॉर्मूला यही लिखना, CxH2OY. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी. हाँ, ये तो लिखना ही तीनों. हाइड्रेट ऑफ कार्बन, नहीं वो नहीं लिखना, वो नहीं, ये रहा ना फॉर्मूला, वो तो मैं एग्जांपल दे रहा था. तो इट फॉर्म्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एंड फॉर्मूला ये मेंशन कर देना. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी. It is a main source of energy for body. It is a main source of energy for body. Main source of energy for body. हमारी बॉडी में मेन सोर्स यही है, क्योंकि हमारे फूड का 95% 90% हम क्या यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट. हमारे फूड में प्रोटीन और फैट कम होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है. तो इसलिए हम बोलते हैं कि मेन एनर्जी. हालांकि अगर मैं 1-1 ग्राम से निकालूं तो इसकी एनर्जी वैल्यू कम है, पर हमारे फूड का 90% से भी ज्यादा पार्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए हमारे लिए एनर्जी का मेन सोर्स ही कौन होगा, कार्बोहाइड्रेट. सब कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि वो केवल मोनोसेकेराइड्स होते हैं. वो सब धीरे धीरे टाइम से पता कर देंगे. अपन कार्बोहाइड्रेट में आप 3 पार्ट कर लीजिए.
मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड का मतलब होता है सिंगल यूनिट। अगर कोई एक यूनिट है इसको मोनोसेकेराइड। एक होता है ऑलिगोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड मींस 2 to 10 यूनिट, और अगर 10 से ज्यादा है तो पॉलीसेकेराइड। पहले कुछ बुक्स में 9 दी हुई थी लेकिन एनसीईआरटी ने इसको 10 किया हुआ है, तो अब 10 ही आंसर भी आ जाते हैं इसके। मोर देन 10, मोर देन 10 यूनिट्स मींस पॉलीसेकेराइड। अगर सिंगल यूनिट है तो मोनोसेकेराइड, 2 to 10 यूनिट है तो ऑलिगोसेकेराइड, और मोर देन 10 यूनिट है देन पॉलीसेकेराइड। अच्छा, हम यूनिट्स तो लिख रहे हैं, तो यहां बॉन्ड कौन सा होगा? तो ध्यान रखना, कोई भी यूनिट्स अगर एक दूसरे से कनेक्ट होती है ना तो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक नहीं, एन तो फिर वो डीएनए के बेस पर बोलेंगे। आपने देखा था वो फर्स्ट कार्बन और N2 बेस के बीच में जो बॉन्ड था वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, यहां सिर्फ ग्लाइकोसिडिक है। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि कौन सा बॉन्ड मिलता है कार्बोहाइड्रेट में, तो आपको आंसर देना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो नीचे आप एक लाइन लिख लेना, बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और आगे लिखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आगे लिखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप ब्रैकेट में लिखना फाउंड बिटवीन मोनोसेकेराइड। देखिए, क्योंकि एक मोनोसेकेराइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब बहुत सारी मोनोसेकेराइड मिलेगी तब ये बनेंगे, तो लिखो फाउंड बिटवीन मोनोसेकेराइड, बिटवीन मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के बीच में होती है, जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ओके, फर्स्ट हेडिंग डालो मोनोसेकेराइड। हम मोनोसेकेराइड की बात करेंगे। मोनोसेकेराइड का जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn। इसका फॉर्मूला अलग होता है यहां पर, क्योंकि H2O निकलने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। मोनोसेकेराइड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। ऑल मोनोसेकेराइड आर स्वीट and soluble in water। सब मोनोसेकेराइड टेस्ट में स्वीट होते हैं और वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। सो ऑल मोनोसेकेराइड आर स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। टेस्ट में स्वीट होंगे और वाटर में सॉल्युबल होंगे। All monosaccharide represent isomerism। आइसोमेरिज्म का मतलब है D&L फॉर्म, डेक्सट्रोज एंड लेबुलोज फॉर्म। पर यहां एक एक्सेप्शन है, जो मोनोसेकेराइड है लेकिन आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है, उसका नाम है DHAP, डिहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। एसीटोन फॉस्फेट ये ऐसा शुगर है या ऐसा मोनोसेकेराइड है जो आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है, डी या एल फॉर्म नहीं बनाता है। बाकी जितने भी मोनोसेकेराइड या तो डी फॉर्म में या एल फॉर्म में होता है, पर DHP एक्सेप्शनली कोई आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है, ये कोई डी या एल फॉर्म नहीं दिखाता है। ये डी और एल फॉर्म क्या है, ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म जब होता है ना तब डी और एल फॉर्म बनता है। वो एक OH ग्रुप किस तरह पे राइट साइड या लेफ्ट साइड उसके बेसिस पर। D&L फॉर्म मतलब आइसोमेरिज्म दिखाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डेक्सट्रोज एंड लेवुलोज, डेक्सट्रोज एंड लेवुलोज मतलब साउथ की तरफ रोटेट हो रहा है तो डेक्सट्रोज, नॉर्थ की तरफ रोटेट हो रहा है तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में बोले तो इसको हिंदी का नाम होता है कुछ दक्षिणावर्ती, ये वामावर्ती, लाइक इस तरह का कोई टर्म यूज करते हैं।
उनका ऑप्टिकल घुमाव किस तरफ है, टर्न किस तरफ है। ऐसा अमीनो एसिड से याद आया मुझे कि जैसे मोनोसेकेराइड है ना, वैसे अमीनो एसिड भी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, मतलब अमीनो एसिड भी डी और एल फॉर्म में होते हैं। लेकिन एक अमीनो एसिड होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ग्लाइसिन। वो आप कहीं लिखो, आप अमीनो एसिड में जाके लिख लो कहीं भी, ग्लाइसिन के सामने लिखना ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो कोई डीएल फॉर्म नहीं बनाता है। ग्लाइसिन को ऑप्टिकल इनएक्टिव अमीनो एसिड बोलते हैं। ग्लाइसिन के सामने लिख लो, ग्लाइसिन आपने लिखा था आगे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, जहां पर आप अमीनो एसिड पढ़ रहे थे प्रोटीन में वहां ग्लाइसिन के सामने लिख लेना ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है ग्लाइसिन, बाकी सब डी और एल फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है ग्लाइसिन। ओके, वापस यहां आ जाइए। तो इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड में इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, सब टेस्ट में स्वीट होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, जनरल फॉर्मूला ये है। अब यहां पर आपको 3 कार्बन का मोनोसेकेराइड भी मिलेगा, 4 कार्बन का भी, 5 कार्बन का भी, 6 कार्बन का भी, 7 कार्बन का भी। सो लार्जेस्ट मोनोसेकेराइड कौन, कितने कार्बन की अभी तक ऑब्जर्व हुई है? 7, और स्मॉलेस्ट 3। मतलब स्मॉलेस्ट को आप ट्रायोज बोलते हो, ट्रायोज शुगर, राइट। इसको बोलते हैं हेप्टुलोज शुगर, हेप्टुलोज। तो क्वेश्चन आया कि लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट मोनोसेकेराइड इज, देन आंसर इज हेप्टुलोज, स्मॉलेस्ट इज ट्रायोज। ट्रायोज में कौन आता है? पीजीएल, फॉस्फोग्लिसिक एल्डिहाइड, और डीएचएपी जो अभी आपने पढ़ा। 4 कार्बन में आता है इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज, 5 कार्बन में आता है राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, जाइलुलोज, अरेबिनोज। 6 कार्बन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, एटसेट्रा। और 7 कार्बन में एक ही मिली है C3 प्लांट के अंदर, सीडोहेप्टुलोज, तो 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक की शुगर हो सकती है मोनोसेकेराइड। यहां है ना, ये अरेबिनोज एक्सेप्शन है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? C5H10, और O5 होना चाहिए लेकिन O4 है, तो ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूला होता है CnH2nOn, तो ये बराबर होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर ये एक्सेप्शन है। तो अरेबिनोज का फॉर्मूला भी मेंशन कर देना। एक जैसे रेमिनोज होता है, वो भी एक्सेप्शन होता है, ठीक है। अभी सिर्फ अरेबिनोज को मेंशन करो। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन, ये सब मोनोसेकेराइड है। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। सबसे बड़ी हेप्टोज है, सबसे छोटी ट्रायोज है। All monosaccharide are कीटोज और एल्डोज, या तो वो कीटोन ग्रुप से है या फिर वो एल्डिहाइड ग्रुप से। जितने भी मोनोसेकेराइड है, ऑल मोनोसेकेराइड आर कीटोज और एल्डोज, या तो वो कीटोन ग्रुप की है या एल्डोज ग्रुप की। कीटोज में कौन आएगा? पहले इसको लिख लो, फिर मैं लिखवा दूं। कीटोज एंड एल्डोज, कुछ कीटोन ग्रुप की, कुछ एल्डोज ग्रुप की। सीडोहेप्टुलोज, सीडोहेप्टुलोज, ये C3 प्लांट में मिलती है शुगर। ओके, कीटोज के एग्जांपल लिखो, फिर एल्डोज के लिख लेना। कीटोज में कौन आता है? तो 3 कार्बन में DHP जो है ना, वो कीटोज है,
तो एक एक करके लिखते हैं। जैसे DHP को आप कीटोज में रखो, DHAP वो कीटोज में आता है। ओके, देखिए ये कीटोज है, यहां पर ये कीटोज है। ओके, ये कीटोज है जाइलुलोज, यहां पर फ्रक्टोज कीटोज है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल कीटोज में डाल दो। 4 एग्जाम्पल है, DHP, इरिथ्रोलोज, जाइलुलोज और फ्रक्टोज, ये सब कीटोज है। ठीक है, और PGL वो एल्डोज में जाएगी। एल्डोज में कौन आएगा? एल्डोज को मैं इससे, PGL को आप एल्डोज में रखना, इरिथ्रोज को एल्डोज में, राइबोज डीऑक्सीराइबोज ये एल्डोज में आएगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज ये आप उसमें डाल लो एल्डोज में। सीडोहैप्टुलोज भी एल्डोज में आता है, पर अभी सिर्फ यही लिख लो। तो कुछ 1-2-4 एग्जाम्पल कभी आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डोज और कीटोज, तो इनके अलावा कुछ नहीं आएगा जो भी आपने भी नाम लिखे हुए। तो ये कुछ एल्डोज है और ये कुछ कीटोज है। अच्छा, जितनी मोनोसेकेराइड्स होती है ना, ये क्या करती है, Cu+2 को Cu+1 में कन्वर्ट कर सकती है। मतलब क्या कर रहा है, Cu2 का ऑक्सीडाइज कर रहा है या इसको रिड्यूस कर रहा है, तो रिडक्शन कर रहा है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। इसका मतलब है कि जितनी भी मोनोसेकेराइड है वो सब रिड्यूसिंग शुगर है, वो रिडक्शन कर सकती है। तो आप नीचे लिख लो, ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ऑल मोनोसेकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि रिडक्शन कर देती है। ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ऑल मोनोसेकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं क्योंकि रिडक्शन करता है। ग्लूकोज के लिए इसको आप डी शुगर बोलते हो क्योंकि इसमें डी रोटेशन होता है। आप इसको ग्रेप शुगर बोलते हो क्योंकि ग्रेप्स में काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलता है इसका। आप इसको ब्लड शुगर बोलते हो क्योंकि ब्लड के अंदर यही शुगर होती है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को आप एल शुगर बोलते हो क्योंकि इसमें लेवुलोज रोटेशन होता है। इसको आप फ्रूट शुगर बोलते हो क्योंकि ज़्यादातर फ्रूट्स में यही होती है। ये नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर है, सबसे मीठी शुगर है नेचुरल वे में। गैलेक्टोज को आप ब्रेन शुगर बोलते हो, ब्रेन शुगर। अरेबिनोज को आप गम शुगर बोलते हो क्योंकि गम में मिलता है, इसको गम शुगर। डी शुगर, ग्रेप शुगर एंड ब्लड शुगर वो ग्लूकोज को बोलते हैं। एल शुगर, फ्रूट शुगर, नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर ये सब फ्रक्टोज है। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर बोलते हैं जो मिल्क में मिलती है, लैक्टोज का पार्ट है वो सब आगे पढ़ेंगे, पर लैक्टोज तब बता दो। अरेबिनोज मतलब गम शुगर क्योंकि गोंद के अंदर होती है। ब्रेन शुगर। गम शुगर क्या होती है? गोंद के अंदर जो मिले, गोंद के अंदर जो मिलती है वो गम शुगर। कौन कौन सा प्लांट में होता है? हाँ वही। ठीक है, चले आगे। तो ये हमारा मोनोसेकेराइड हुआ। मोनोसेकेराइड में आइसोमेरिज्म की वजह से दो पार्ट बनते हैं, एक तो एपीमर और एक एनोमर। एनोमर क्या होता है और एपीमर क्या होते हैं उस पर बात करेंगे। अरेबिनोज गम शुगर गोंद के अंदर मिलती है। एनोमर क्या है और एपीमर क्या है वो बात करते हैं। देखिए, जब आप ग्लूकोज पढ़ोगे ना तो फर्स्ट कार्बन पर OH की कंडीशन से डिसाइड होता है। जैसे आपने ग्लूकोज बनाया, मैं रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और 6 कार्बन। इस पर अगर OH इस तरफ है और H इस तरफ है तो इसको आप बोल रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोल रहे हैं?
लेकिन अगर मैं इस OH को उधर भेज दूं और H को इधर लेके आ जाऊं तो मैं इसको बोलूंगा बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है? एनोमर। एनोमर क्या होता है? फर्स्ट कार्बन पर OH की डायरेक्शन चेंज करने की वजह से जो आइसोमर बनते हैं, OH को आप इधर रख रहे हो तो अल्फा, उधर रख रहे हो तो बीटा, तो OH की पोजीशन चेंज होने की वजह से एक ही ग्लूकोज की दो फॉर्म बनी, उनको आप बोल रहे हैं एनोमर। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दोनों आपस में क्या है? एनोमर। लेकिन अगर यही चेंज सेकंड से 6 कार्बन तक हो तो फिर आप उसको क्या बोलते हैं? एपीमर। जैसे सेकंड कार्बन पर OH इधर होता है तब तो ग्लूकोज है, लेकिन मैं इस OH को उधर ले जाऊं और बाकी को अपनी जगह पर रहने दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेनोज में। सो मेनोज और ग्लूकोज आपस में क्या हो गए? एपीमर। क्योंकि सिर्फ एक OH चेंज होने से ऐसा हो गया। अगर मैं सेकंड कार्बन के OH को कोई इफेक्ट नहीं डालूं और 4 कार्बन के OH को यहां से उठा के उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा गैलेक्टोज। सोचो, ग्लूकोज के एक OH की चेंज से बन रहे हैं, सेकंड कार्बन का OH चेंज हुआ देन ग्लूकोज कन्वर्ट इन मेनोज। अगर फोर्थ कार्बन का चेंज हुआ तो वो कन्वर्ट हो गया गैलेक्टोज में। तो मेनोज और गैलेक्टोज दोनों क्या है? एपीमर। फर्स्ट कार्बन पर चेंज की वजह से जो बनेगा वो एनोमर, और फर्स्ट के अलावा किसी भी कार्बन पर बने वो एपीमर होता है। तो एनोमर में लिखो आप एनोमर। एनोमर में लिखो आइसोमर दैट फॉर्म्ड ड्यू टू आइसोमर that formed due to OH position on first carbon, OH position on first carbon, isomer that formed due to OH position on first carbon of sugar। एग्जाम्पल लिख लो, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर। एग्जाम्पल लिख लो, अल्फा डी ग्लूकोज, this alpha D glucose and beta D glucose are enomer। alpha D glucose and beta D glucose are enomer। ऐसा फ्रक्टोज में भी हो सकता है, गैलेक्टोज में भी हो सकता है, किसी और में भी हो सकता है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। ओके, तो इनको अपन बोल रहे हैं एनोमर। फिर लिखो एपीमर। एपीमर, एपीमर में लिखोगे सेम लैंग्वेज, बस C1 की जगह 2 3 4 5 डैश डैश कर देना। तो आप लिखो आइसोमर दैट फॉर्म्ड ड्यू टू पोजीशन ऑफ OH ऑन सेकंड थर्ड फोर्थ डैश डैश कार्बन, जो भी है सेकंड थर्ड फोर्थ डैश डैश कर दो और कोई भी हो जाए सेकंड थर्ड फोर्थ डैश करके छोड़ दीजिए, क्योंकि वो 5 6 7 8 कोई भी हो, वो सब पर, क्योंकि फर्स्ट को छोड़ दो बाकी सब एपीमर होते हैं। ड्यू टू पोजीशन ऑफ OH ऑन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डैश 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 कार्बन लिख के छोड़ दो, कोई भी कार्बन हो सकता है। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखना ग्लूकोज एंड मेनोज। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो ग्लूकोज एंड मेनोज, ग्लूकोज एंड मेनोज, ग्लूकोज एंड मेनोज, और ब्रैकेट में लिखना ड्यू टू OH पोजीशन ऑन सेकंड कार्बन, ड्यू टू OH पोजीशन ऑन सेकंड कार्बन। तो ये सेकंड कार्बन की वजह से हुआ, ड्यू टू OH पोजीशन ऑन सेकंड कार्बन, ऑन सेकंड कार्बन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और वो 4 कार्बन की वजह से हुआ था। तो ब्रैकेट में लिख लो ड्यू टू OH पोजीशन ऑन फोर्थ कार्बन, गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज भी आइसोमर है, और कौन से आइसोमर? एपीमर, क्योंकि वो 4th कार्बन पे चेंजेस की वजह से बने हुए हैं। तो सेम लाइन रिपीट कर दो, बस सेकंड की जगह 4 कार्बन कर देना ड्यू टू OH पोजीशन ऑन 4th कार्बन। इसी में ग्लूकोज गैलेक्टोज में, ग्लूकोज गैलेक्टोज के ब्रैकेट में तो कुछ लिखोगे ना, जिसे ऊपर लिखा, हाँ उसी का एग्जाम्पल है, पर ब्रैकेट में भी तो कुछ लिखोगे, जैसे ग्लूकोज उसका लिखा आपने ऊपर, ग्लूकोज मेनोज का क्या लिखा? ग्लूकोज मेनोज का अब सेकंड की जगह 4th कर देना, सेम लाइन रिपीट कर दो, ड्यू टू OH पोजीशन ऑन 4th कार्बन। चलिए ठीक है, आज इतना, बाकी सब अपन नेक्स्ट नंबर पर। टाइम इज डेट क्या है? मोटिवेट तुम्हें
तुम मुझे डिमोटिवेट कर दोगे भाई